कि आज के समापन सत्र में प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय सुनील जी, प्रदेश सह संगठन महामंत्री माननीय करमवीर सिंह जी, प्रदेश के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और प्रदेश के कार्य समिति के यहां पर उपस्थित और जनपदों में पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूर्वाह्न से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के साथ और उद्घाटन के साथ भारतीय जनता पार्टी किस कार्य समिति का शुभारंभ हुआ था। राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत कार्य योजना के बाद अब हम सब यहां पर समापन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरी कार्य समिति को अभी हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी सफलता के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपकी सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये एक सामान्य चुनाव नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें चुने गए और कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और वह अभी तब जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश और हर एक जनमानस कर रहा है। पंचायत चुनाव का अपना एक संदेश है और उस पंचायत चुनाव में आपकी धमक के बारे में जो बात सामने आ रही थी कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत संगठनात्मक पहचान का यह प्रदर्शन करता है। इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। याद रखना कि लगभग 7.5 लाख ग्राम पंचायत के सदस्य बने हैं, लगभग 77,000 क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने हैं, 58,000 से अधिक ग्राम प्रधान बने हैं, 825 ब्लॉक प्रमुख बने हैं और 3,050 जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं और 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव संबल से नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने
उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया, और इसलिए ये 8,70,000 जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, यह आपके पास है एक धरोहर के रूप में, और उसे अपने संगठनात्मक गतिविधि का केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता है। उसको अगर हम जोड़ सकेंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत तो हमारी होगी। उस पर हमें निरंतर कार्य करना होगा, उसे हमें निरंतरता देनी होगी। वह हमारी एक नई उपलब्धि होगी, और आने वाले समय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास की धुरी को, ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की धुरी बनाने की उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, जो 2014 में वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में भारत सरकार ने विकास की धुरी को ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प लिया था। यानी हर ग्राम पंचायत में, हर राजस्व गांव में आपको एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा, और इस दिशा से पंचायत के चुनाव की सफलता आपकी इस कहानी को आगे बढ़ाने की एक नई सफलता का राज खोलेगा। तो इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, और आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पंचायत चुनाव और उससे पहले, यानी यद्यपि विगत 16 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से मानवता जूझ रही है, और एक कोरोना महामारी है। पहली वेव आई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने के पहले से किए गए उपायों के कारण जन धन की न्यूनतम हानि हो, बेहतर कोविड प्रबंधन का जो कार्य किया गया, वह कोरोना प्रबंधन के माध्यम से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखने को मिला। दूसरी वेव अचानक आई। दूसरी वेव में भी सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए। कोविड प्रबंधन के बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए गए। न केवल कोरोना से हरेक नागरिक के जीवन को बिना भेदभाव के बचाने के अभिनव कार्यक्रम चले, बल्कि जीवन को बचाने के लिए टेस्ट हो, ट्रीट हो या ट्रेस का हो, या फिर टेस्टिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि किस क्रम में आगे बढ़ा था। जब मार्च 2020 में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। एनआईबी पुणे हमें सैंपल भेजने पड़े थे। आगरा और नोएडा के जो मामले आए थे, एनआईबी पुणे सैंपल गए थे। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये 4 लाख टेस्ट कोरोना के प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की गई पीएम केयर से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ाते हुए आज इस क्षमता को विकसित किया, और आज उत्तर प्रदेश 6 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसने कोविड के 6 करोड़ से अधिक टेस्ट किए हैं, और इस सफलतापूर्वक एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। निगरानी समितियों का काम कितना बेहतरीन तरीके से चल सकता है। कोरोना प्रबंधन में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन निगरानी समितियों के माध्यम से गांव गांव में और नगर नगर में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समिति हो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व कर्मी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारी, इन सब की भूमिका उसमें, और नगरीय क्षेत्र में पार्षद की अध्यक्षता में बनी हुई यही समिति
नगर विकास और अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। डोर टू डोर सर्वे, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर लेना, किसी भी कोविड पॉजिटिव को अगर वह लक्षण युक्त है उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करना, और अगर लक्षण युक्त नहीं है तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन में, होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना और निरंतर उसके साथ संवाद बना करके उनकी देखभाल करना। हर एक निगरानी समिति, 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने प्रदेश में बनाई थी और आज भी काम कर रही हैं। इन सभी निगरानी समितियों के माध्यम से हर एक के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उन्हें मास्क, उन्हें ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया और फिर उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना के उस कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके का ध्यान रखा, हर एक तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई, चाहे वह गरीबों के लिए उस समय भी राशन की व्यवस्था रहा हो, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर 6 महीने तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना निराश्रित महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले, सबके लिए कुछ न कुछ एक पैकेज दिया गया। और अंत में आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल, यानी जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले से काम किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वह अभिनव योजना जो देश की एक लोकप्रिय योजनाओं में आज बदल चुकी है। परंपरागत उत्पाद की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं, उस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज दिया। और उस पैकेज के माध्यम से आपने देखा होगा, जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए तो ज्यादातर को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं यूनिट में देने की एक बेहतरीन कार्य किया गया, जिसके कारण सेकंड वेव में जो माइग्रेंट की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, उस पलायन की समस्या को रोकने में हमें मदद मिली। सेकंड वेव के दौरान भी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार संगठन के साथ संवाद बना करके सरकार और संगठन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, एक साथ मिलकर के कैसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का अपना एक मानक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। लेकिन हमें अभी भी इस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। यह महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, इसी के बीच से रास्ता निकालना है। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मंत्र को देकर के हर एक कार्यकर्ता को स्वयं का बचाव करते हुए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए नई कवायद होनी चाहिए, यह कार्य भी आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन
और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, अभी संगठन ने अपने एक विस्तृत कार्य योजना आपके सामने दी कि कोरोना कालखंड की द्वितीय लहर के बाद भी कुछ चीजें केंद्र और प्रदेश सरकार ने जारी की, जैसे मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना वो चल रही है। इसमें कार्यकर्तागण पहले से लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक समीक्षा वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर हर एक फेयर प्राइस शॉप में जाकर के इस कार्यक्रम को देख लें, मॉनिटर कर लें, उसकी समीक्षा कर लें, इसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ई पॉस मशीन लगने के बाद यद्यपि घड़तोली की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है, लेकिन तब भी वह एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर किसी ने बनाया है तो फिर उसमें उस प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है, और इसलिए सतर्कता हर एक स्तर पर। ई पॉस मशीन ने खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी हम लोग लापरवाह किसी भी स्थिति में न रहे, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में एक बार के खाद्यान्न योजना से लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। इस समय हम महीने में 2 बार 15-15 करोड़ लोगों को प्रदेश में खाद्यान्न योजना का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ये योजना को हम आगे बढ़ा सकें तो बेहतरीन हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देश को 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन पहली बार मिली। आपने सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन को सुना होगा कि बहुत सारे वायरस इस सदी के दौरान आए, लेकिन किसी की दवा नहीं आ पाई, लोग मरते गए, बीमारी अपने आप घटती गई। पहली बार हुआ है कि भारत में वैक्सीन, कोरोना के आने के 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी भारत में आ गई। एक नहीं 2 वैक्सीन आई, और दोनों वैक्सीन प्रभावी है, कारगर हैं, और वैक्सीन भारत के अंदर निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जुड़ना अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जुड़ना, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करना, उसे सुरक्षा कवच दे देना, यह संगठन का जो एक कार्यक्रम हर एक उस बूथ पर जो वैक्सीन लगाने का बूथ होगा उस बूथ के साथ जुड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम सुरक्षा कवच दे देंगे वह व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सब बातों को अपने मन में, अंतःकरण में रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के फलाने जनप्रतिनिधि ने, फलाने कार्यकर्ता ने मुझे सुरक्षा कवच दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर रखेगा। एक कॉमन मैन हमेशा कृतज्ञता की भाषा को समझता है, और उसके प्रति अगर किसी ने कुछ भी योगदान किया है तो व्यक्ति बदले में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किसी न किसी रूप में व्यक्त जरूर करता है। और एक अवसर होगा जब वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और विपक्ष के उन दुष्प्रचारों से बचा जा सकता है जो दुष्प्रचार वर्तमान में किए जा रहे हैं या करने के प्रयास अतीत में हुए हैं। याद रखना, हम लोग जिन परिस्थितियों में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, हमें एक एक नागरिक के जीवन को ही बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके, संकट के समय में जनता की समस्या के लिए खड़ा कहीं होता हुआ दिखाई दिया हो।
वहां पर सरकार थी, संगठन था, भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार के कार्यकर्ता के अलावा कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं था। नकारात्मकता जरूर, कोई वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता पैदा कर रहा था, कोई कोरोना को और पैनिक बनाने का कार्य कर रहा था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था, और ये बीमारी की भयावहता को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके प्रत्येक नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की जो कुत्सित चेष्टा हो रही थी, इन सबको हमें समझना होगा और आने वाले समय में भी ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग ये सुनते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है कि दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की और लगातार कार्य कर रही है। हम सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी किसी के सामने कोई समझौता कभी नहीं किया और हमेशा अपने मूल्य और सिद्धांतों को लेकर के कार्य करते रहे। लेकिन आज राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। आपने भी हाल ही में दो प्रकार के षड्यंत्र देखे होंगे। एक, मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा। उसके लिए टूल किसको बनाया जा रहा था? मूक बधिर बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके, उन्हें मतांतरित करके, जिहादी उन्माद से भर करके, फिर अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़का करके, उन्हें सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे, भाइयों बहनों, एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना है। और इन सब के प्रति सतर्क रहते हुए हमें विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी देखना होगा जो अभी हाल ही में इस लखनऊ के अंदर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था, तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। ये हर एक उस मुद्दे को राजनीतिक तंग दायरे में देखना चाहते हैं जो संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन मुद्दों को भी संकीर्ण दायरे में देखने का प्रयास करते हैं और हम सबको इसके प्रति सचेत रहना होगा, सदैव सचेत रहना होगा। आप जानते हैं, लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी, वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टाएं होती रही। ये निरंतर
एक षड्यंत्र के हिस्से बनाए जाते रहे। इन सबको हमें समझने का प्रयास करना होगा और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को उन मंचों पर रखने में भी परहेज नहीं करना होगा जहां पर कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, वास्तव में इनका जो पक्ष है क्यों गलत है और हम जो पहले दिन से कहते थे वही सही है, क्योंकि वह पक्ष पहले भी सच था। और आज जब हम उनके एक एक मामले को निकाल करके बाहर ला रहे हैं, आज पीड़ित लोग जब अपनी बात को प्रशासन के सामने और शासन के सामने रख रहे हैं, तो एक एक बात तो सच होती भी दिखाई दे रही है जो हम लोग एक वर्ष पहले सोचते थे। जब हम लोग उस प्रकार का ऑर्डिनेंस और एक्ट लेकर के आए थे, उस समय जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उस समय की उस आशंकाओं को आज हम लोगों ने उस प्रकार की घटनाओं को पर्दाफाश करते हुए एक बार साबित किया है कि नहीं, हमारा पक्ष पहले भी सच था, आज भी हमारा पक्ष सच है और हम अपने इस पक्ष को लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर और 7 वर्ष के दौरान देश के अंदर राजनीति के एजेंडे को बदलते हुए देखा है। याद करिए, 7 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आए थे, उस समय उससे पहले क्या स्थिति थी देश के अंदर? उस समय देश के अंदर गरीब, उससे पहले सरकार के एजेंडे के पास हिस्से नहीं हुआ करते थे। किसान आत्महत्या करता था, सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गांव विकास का एजेंडा नहीं था। नौजवान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। महिलाएं सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। ये केवल वोट बैंक तक सीमित हो जाते थे। लेकिन एक एक करके एक एक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, आज उसका परिणाम पूरे देश के अंदर है। कोई सोच सकता था अगर कोरोना कालखंड के दौरान किसी गरीब के खाते में जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा था, तो हम एक जगह क्लिक करते थे और पैसा उसके खाते में चला जाता था। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से वो पैसा उसके घर तक पहुंच जाता था। न बैंक में भीड़ होती थी और न किसी को पैसा लेने के लिए किसी कचहरी में या किसी कोषागार में जाना पड़ता था। एक अभियान डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट 2014 में खोल करके जो कार्य किया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबको शौचालय, हमने तो किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी की क्षेत्र, किसी की भाषा को नहीं देखा। सबको आवास, 40 लाख गरीबों को आवास दे दिया गया प्रदेश के अंदर। 2 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दे दिया गया। सबको विद्युत कनेक्शन और एक समान विद्युत हर जगह मिल रहा। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। बुंदेलखंड में 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हो रही है। 1,21,000 से अधिक गांवों तक विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ। 1,38,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। ये जो आंकड़े हैं, आजादी के बाद इतने लोगों को शुल्क लेकर के नहीं मिला था जितना कि पिछले 4 वर्ष के दौरान भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। सड़कों का जो जाल बिछा है, हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बात होती थी 2017 के पहले? जहां से गड्ढे प्रारंभ होते हैं वह उत्तर प्रदेश, जहां सायंकाल के बाद अंधेरा दिखाई दे वह उत्तर प्रदेश। लेकिन आज 4 लेन कनेक्टिविटी के साथ उत्तर प्रदेश की सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने का कार्य,
हर जिला मुख्यालय को, हर तहसील मुख्यालय को, हर ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई, हर गांव को पक्के मार्गों से जोड़ने की कार्रवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर के साथ उसे जोड़ते हुए जिस प्रकार के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, यह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि प्रदेश वही, सिस्टम वही, पैसा कहां से आया, कहां जाता था यह पैसा, कानून व्यवस्था की स्थिति, सिस्टम तो वही है, सब कुछ वही है। सरकार में कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने कुछ बदलाव करके दिखा दिया और वो बदलाव किस रूप में है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोहा पूरा देश मानता है और इस बात को पहचानता कि हां, उत्तर प्रदेश की स्थिति एक बेहतरीन कानून व्यवस्था की कानून का राज के रूप में है। और उसका देखते ही देखते निवेश की जो झड़ी लगी है, यानी हमारी टीम के सदस्यों को भी नहीं मालूम था कि इतना निवेश आ सकता है। मुझे याद है जब पहले इन्वेस्टर समिट की चर्चा हुई थी, मैंने महाना जी से कहा, मैंने कहा महाना जी कुछ इन्वेस्टमेंट की भी कुछ अब बात हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा लेकिन क्या? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कराएंगे। मैंने कहा 20,000 उत्तर प्रदेश के लिए, हमारी आबादी कितनी है? उन्होंने कहा अभी माहौल नहीं है, हम कुछ रोड शो करते हैं, हर एक रोड शो में अगर आप चलेंगे तो और अच्छा होगा। ये लोग गए और 3-4 जगह गए तो 20,000 करोड़ तो खैर लेके आए। और जब एक बार मुंबई में हम लोग गए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का केवल वहीं से आ गया था निवेश। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, जिस भी उद्योगपति से हम बोलते थे और कहते थे साहब आज हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन हमने 10 साल पहले संकल्प लिया था, 5 साल पहले संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं जाएंगे, आज हम जाना चाहते हैं। क्योंकि आज वहां पे निवेश अनुकूल वातावरण है, विभाग सहयोग कर रहा है, सरकार सहयोग करने को तैयार है, सकारात्मक वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है, हम लोग प्रदेश में करेंगे। और भाइयों बहनों, केवल निवेश ही तक सीमित नहीं हुआ, ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश मात्र निवेश नहीं है, इसके पीछे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी दिया गया है। 1.5 करोड़ नौजवान और रोजगार आज अपनी ऊर्जा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रहा है। और दुनिया देश के अंदर अगर बेरोजगारी के रेट को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी के रेट में सबसे नीचे है, तो उसके पीछे निवेश उसका मुख्य कारण है। और एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप जो लोगों को स्वतः रोजगार वहां उपलब्ध हुआ है, ये भी उसके पीछे कारण है। इन मुद्दों पर अगर हम चर्चा करके आगे बढ़ाने का कार्य करें, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी लगी, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई किसी प्रकार का वाद नहीं। योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति को हर गांव से कम 1, 2, 3, 4, 5, 10 बागपत के एक गांव का बड़ा गांव था। जब लोकसभा चुनाव के पहले मैं वहां गया था, 27 नौजवान वहां एक साथ यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। ये चीजें दिखाती हैं सरकार की व्यवस्था पूरी पारदर्शी है। तब लोकसभा चुनाव के पहले वहां पर मैं गया था, मैंने वहां के युवाओं के उत्साह को देखा था। लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में क्या होगा, मैंने कहा ये युवा है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम को बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की बागपत की सीट अवश्य जीतेगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, वहां के युवाओं ने वही करके दिखाया। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य नहीं हुआ? कृषि के क्षेत्र में प्रोक्यूरमेंट का रहा हो, या फिर किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं, बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं दशकों से लंबित थी, कोई पुरसा हल नहीं था।
भारत सरकार कहती थी अपना हमारे हिस्से का पैसा लीजिए, आप अपने हिस्से का पैसा लगाइए, इन योजनाओं को पूरा करिए, लेकिन उतना ही कार्य होता था जितने में उनका उल्लू सीधा होता था। और भाइयों बहनों, इस वर्ष के अंत तक हम लोग, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी कृषि सिंचाई के लिए कार्य नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से उससे ज्यादा सिंचाई की उन कार्य योजनाओं को हम बढ़ा रहे हैं। यानी लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की सुविधा हम प्रदेश के अंदर विकसित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य कृषि के फील्ड में होने जा रहा है। किसान को सिंचाई के लिए जल मिल जाए, उसकी आमदनी बढ़ती है, उसके लिए संभावनाएं बढ़ाती है, आगे की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ाती है। कोई सोचता था कि हर घर नल योजना के माध्यम से हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे हर गांव में? बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र के हर गांव में कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक इन दोनों क्षेत्रों में, ज्यादातर गांवों में, हम पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर सकें। लेकिन साथ साथ दिसंबर तक लक्ष्य तय किया है कि इसके अतिरिक्त 50,000 और राजस्व गांवों में पेयजल की स्कीम को बना करके लागू करके उस पर कार्य प्रारंभ कर देना है। 50,000 गांवों में। कोई सोचता था? आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक कुल 2% लोगों के पास पाइप पेयजल की स्कीम थी यूपी में। आज हम बढ़ा करके उसे लगभग 18% तक पहुंचाए और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 30% तक अभी पहले चरण में लेकर के जाएंगे। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हर घर नल, उस योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, यानी शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान हो जाना और उस बीमारी का खर्चा उसका बचा लेना। अभूतपूर्व कार्य। इन कार्यों के बारे में कौन बोलेगा? हर योजना आपकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, हर योजना आपके माध्यम से जानी चाहिए और हर योजना के बारे में बताया जाना चाहिए। एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को पहली बार मिला है। एमएसपी हम मानते हैं 1967 में घोषित हुई थी, लेकिन किसान को मिलता क्या था? एमएसपी घोषित करने से एमएसपी नहीं मिल जाती है। जब आप प्रोक्योर करेंगे और फिर किसान को डीबीटी के माध्यम से पैसा देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। ये कार्रवाई 2017 के बाद से प्रारंभ हुई और गन्ना किसानों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का अब तक भुगतान हुआ है। और भाइयों बहनों, किसानों से संबंधित, गन्ना किसानों से संबंधित जितने भी उनके मामले थे, एक एक करके उसका समाधान करते हुए, एक समय था जब प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, आज हुई तब बंद हुई, इस प्रकार की चर्चा चलती थी। आज चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, बल्कि चीनी मिलें नए सिरे से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई तकनीक के साथ, इथेनॉल प्लांट के साथ अब आती हुई दिखाई दे रही हैं और लोगों में एक नया विश्वास उसके माध्यम से जगा है। प्रदेश का किसान एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। हम इस पर अगर चर्चा करके बोलेंगे कि पहली बार हुआ 74, इस करंट सीजन का भी 74% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। कभी नहीं हुआ था। आप 10 वर्षों के डाटा निकाल कर देखिए, 2017 के पहले के 10 वर्षों को उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, कभी नहीं मिलता था, लेकिन इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत जो हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उनकी ट्रेनिंग, उनको टूल किट उपलब्ध करवाना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना। कौन ऐसा गांव है भारत का जिसको गांधी जी कहते थे, ग्राम स्वराज की जिस बात को कहते थे, ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना हमारे गांवों में चरितार्थ होती थी, जहां गांव में हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होकर के अपनी पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उसका एक उदाहरण है। हर एक उसको हम लोगों ने ऐसे लगभग 12-15 ट्रेड तय किए हैं
और उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना, फिर उनके लिए बैंक लोन की व्यवस्था करना, शासन से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाना, उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाने का कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य जो चल रहे हैं, नकल विहीन परीक्षा हो, उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने की व्यवस्था, नए विश्वविद्यालयों को खोलने की व्यवस्था, एक समान पाठ्यक्रम हम प्रदेश के अंदर बना करके लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने युवाओं को तैयार कर सकें। आवश्यकता पड़ने तो अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं के माध्यम से अपने युवाओं को अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मंच दे सकें। टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में भी भूतपूर्व कार्य। आजादी के बाद से लेकर 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर खुल पाए थे, और 2017 से 20 के बीच में वर्तमान में हम 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में आपके सामने एक नया, यानी आज 70 वर्षों में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 4 वर्ष में 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बन रहे हैं। कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य न हुआ हो, और उसी में भारत की आस्था, जिस आस्था के प्रति हम लोगों का सड़कों से लेकर के निरंतर संघर्ष चलता था। केशव जी अभी बोल ही रहे थे, काशी विश्वनाथ धाम हो, ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा वृंदावन और वहां स्थित 7 तीर्थों के विकास का हो, मां विंध्यवासिनी धाम के विकास का हो, या चित्रकूट धाम का, नेमिष या सुख तीर्थ के विकास का हो, या शाकंभरी देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास का, या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद का सफलतापूर्वक पटाक्षेप होने के बाद भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को और एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने अपनी पुरातन और रामायण कालीन परंपरा के साथ आधुनिकता के भरपूर नई अयोध्या के रूप में उस रोड मैप को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम सबका दायित्व बनता है ये कार्यक्रम आगे बढ़े। आज उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हुए। प्रयागराज कुंभ सबके सामने, और केवल एक आयोजन नहीं था हमारे लिए, राज्य की ब्रांडिंग भी थी। उसका असर हर एक फील्ड में पड़ा, राज्य के पर्यटन पर पड़ा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा, प्रदेश के परसेप्शन पर पड़ा, लोगों के की जो धारणा यूपी के बारे में थी उस पर पड़ा। और आज यही तो कह रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पर था। 2017 में प्रारंभिक दिनों में जो कार्य हुए उसके कारण 12वें स्थान पर आया, और पिछले 2 वर्ष की यानी 2019 की रैंकिंग है ये, जिसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। और अभी जो कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर भी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही यहां की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना। क्या किया है आजादी के बाद आने वाली इन सरकारों ने? ये विपक्षी दल जो आज चिल्लाते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आजादी के बाद इन लोगों ने क्या किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1950 में जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है, उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अधिक थी। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से अधिक उत्तर प्रदेश की आय थी। लेकिन भाइयों बहनों, 1950 से लेकर के 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी। 4 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए, एक सामूहिक प्रयास जो प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब
नेशनल एवरेज से थोड़ी ही कम है, और नेशनल एवरेज को भी हम आने वाले समय में अचीव कर सकें, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। जितनी योजनाएं हैं, आवास की, विद्युत की, शौचालय की, या फिर रसोई गैस की, या रोजगार की, ये प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि का भी एक कारक बनता है, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनता है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक नए कार्यक्रम को नए तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। उस दिशा में एक प्रयास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई, कनेक्टिविटी की कार्रवाई, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की कार्रवाई, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और परिवर्तन करने की कार्रवाई, श्रम क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा के कवर की कार्रवाई, ये सभी उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। नारी गरिमा और उसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए, हर हाल में हो। कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह की योजना उसी का हिस्सा है। कन्या सुमंगला योजना, कन्या के पैदा होते ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस बालिका के नाम पे पैसा चला जाना। बालिका 1 वर्ष की होगी, टीकाकरण से आच्छादित होने के साथ उसके नाम पे फिर धनराशि जाएगी। बालिका 5 साल की भी स्कूल में भर्ती कराया, उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि चली जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में गई, उसके नाम पे फिर धनराशि। 9वीं क्लास में गई, फिर बालिका के नाम पे धनराशि। बालिका ने उसके बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स या फिर आगे की पढ़ाई के लिए किया, फिर राशि। यानी एक बालिका को जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 की राशि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और वह कन्या शादी योग्य होगी तो 51,000 रुपए की राशि राज्य सरकार उन कन्याओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कन्या धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी की प्रतीक है। जब उसके नाम पर हर बार राशि जाती है, पैसे जाती है, तो वह लक्ष्मी को चरितार्थ करती हुई दिखाई देती है। और यही तो कार्य राज्य सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर कर रही है। ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं। विगत 4 वर्ष के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र के लगभग सभी संकल्पों को पूरा करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की, और हर एक विभाग ने बढ़ चढ़ करके उसी संकल्प पत्र को ध्यान में रख करके अपनी कार्य योजना बनाई, फिर उसे लागू किया, निरंतर फॉलोअप करके आज उसको सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। और हम लोग निरंतर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी हुए, प्रयास करने पड़े। आज हम प्रदेश के अंदर विकास कराने में कुछ सफल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश के अंदर कुछ कार्य हो रहे हैं। जीवन भी और जीविका को बचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त मिल रही है। इसके लिए हमें प्रदेश के राजस्व को भी बढ़ाना पड़ा, प्रदेश के बजट को भी बढ़ाना पड़ा। प्रदेश के अंदर जहां जहां भ्रष्टाचार था उस लीकेजेज को रोकना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से जिन पे सख्ती हुई होगी वे हमें अपना मित्र तो नहीं मानेंगे। जिनके लूट के तंत्र को हमने ध्वस्त किया, जिनके उस आर्थिक साम्राज्य को जो अनैतिक तरीके से अर्जित किया गया था, वे हमारे शुभचिंतक तो नहीं होंगे। वो माफिया तंत्र जो प्रदेश की संत सत्ता का सहभागी बनकर के प्रदेश के आम नागरिक को, व्यापारी को, एक सामान्य नागरिक के जीवन को जीना हराम कर रहा था, आज सरकार की नीतियों के कारण उस माफिया प्रवृत्ति के तत्वों का जीना हराम हो रहा है। यह अपने आप में एक नया मानक उत्तर प्रदेश ने बनाया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त किए माफियाज की, और एक कार्रवाई एक निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ राज्य की आय कहां से बढ़ सकती है, राज्य की उस आय को भी निरंतर बढ़ाने की कार्रवाई हुई। और पहले की तुलना में जितनी आय बढ़ी, बजट का दायरा उतना बढ़ता गया, और बजट का दायरा जितना बढ़ता गया उतना ही योजनाएं भी प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दी। और आज उसी का परिणाम है
कि प्रदेश हर एक क्षेत्र में, चाहे वह स्मार्ट सिटी योजना हो, आज आप देख रहे होंगे, आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, हर एक योजना में उत्तर प्रदेश जो पहले 2017 के पहले सबसे पीछे होता था, आज वह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया। उत्तर प्रदेश आज उसमें अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हर एक क्षेत्र में कार्य जो किए गए हैं, इन उपलब्धियों को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में अगर सार्थक प्रयास हो, जिसको लेकर के पिछले 4 वर्ष के दौरान संगठन ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन अगले 6-7 महीनों के लिए एक मिशन मोड में से लेकर के जो एक कार्य योजना बनी, उन कार्य योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में भाव आएगा कि वास्तव में जो जान रहा है, इन फील्डों में ये अपेक्षित सुधार होते हुए दिखाई दिए हैं। और उन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से 4-6 महत्वपूर्ण योजनाओं को हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई और पब्लिक से बोलने की, उनके मुंह से इसको बुलवाने की आदत डलवाना, लाभार्थियों के मुंह से। सामान्यतः हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई लाभार्थी कोई योजना प्राप्त करता है, उसको जानकारी नहीं होती है योजना का नाम, लाभ प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब हम नाम बोलते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिला है, नाम बोलकर के कहता हाँ साहब मिल गया। ये आदत डलवाने की है एक व्यवस्था, अगर हम बूथ स्तर पर उस प्रकार की कार्य योजना बना सकेंगे तो वह एक बेहतरीन कार्य हो सकता है। वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कार्रवाई को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। हम लोग जब बूथों पे जाएंगे, वैक्सीनेशन बूथ पर जाएंगे या फेयर प्राइस 100 पर जाएंगे, वहां पे जो लाभार्थी आएंगे, अगर केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के हैंडबिल वहां पे एक लाभार्थी को बैग के साथ दे दें, वह व्यक्ति उससे जरूर उसको पढ़ेगा, देखेगा क्या है ये, और उसको जोड़ने का एक माध्यम, एक कार्यक्रम हमारे पास बनेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम। क्या हम लोग ग्राम पंचायत के जो 7 लाख से अधिक सदस्य चुने गए हैं, इनके साथ संवाद बना पाएंगे? न्याय पंचायत स्तर पर बनाएंगे तो उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साधन संपन्न नहीं होंगे। ग्राम प्रधानों से और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से विकासखंड स्तर पर हम बना सकते हैं। प्रदेश ने यहां पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। ये कार्यक्रम अगर हमारे निरंतर आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। याद रखना, इसमें हमें निरंतर प्रयास करना होगा। जैसे कि यहां पे माननीय सुनील जी ने कहा भी, मतदाता सूची मिशन मोड का हिस्सा है, हम इसको हल्केपन से न लें। होता क्या, हम फॉर्म भरा करके एक बार जमा करके औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा विरोधी पहले से सतर्क है और वह दोनों रणनीति पे काम कर रहा है। एक तरफ हमारे फॉर्म न सफल होने पाए, दूसरी तरफ वो अपने तरीके से फेक वोटर बनाना चाहता है। हमें उससे सतर्क रहना होगा और उन चीजों पर देखना होगा। बूथ और शक्ति केंद्र के बेहतर प्रबंधन हमें इस फील्ड में सफलता प्रदान कर सकता है। हमारे पास कहने के लिए और करने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरा पड़ा हमारा जो हमने संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के एक एक संकल्प को मंत्र मान करके अंगीकार करते हुए उसे लागू किया और लागू करने के साथ उसे जनता को समर्पित भी किया। अब बोलने की बारी है, बताने की बारी है। एक एक संकल्प के साथ नागरिकों को जोड़ने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा फील्ड है, हर एक उस पर, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, रोजगार का हो, या फिर आस्था और अपने मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं मिलेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ संगठन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए
एक टीम भाव के साथ उसे आगे न बढ़ाने का कार्य किया हो। आवश्यकता है हम सब मिलकर के उसे आगामी योजना का हिस्सा बनाएं। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा पंचायत चुनाव में, कोविड प्रबंधन में जो योगदान रहा, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।